इसके बाद अगला चैप्टर है जो कि बात करता है चार्ज की। सो नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चार्ज। अब देखिए चार्ज होता क्या है, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है। ये जो चार्ज है, अक्यूज को जब भी आप ट्रायल करेंगे, अभी जब आगे अपन प्रोसेस पे जाएंगे, अक्यूज की ट्रायल होगी, आप देखिए इसमें पूरा एक फेयर प्रोसेस चल रहा है कि भाई आपने जो एग्जामिनेशन किया, जो एफआईआर, सबकी कॉपी हमने दिलवाई अक्यूज को, सो दैट ही कैन आल्सो प्रिपेयर हिज डिफेंस। उसको समन या वारंट भेज के पहले तो हमने बुलवाया, इशू ऑफ प्रोसेस में उसको बुलवाया गया है, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ऑपी थमाई गई है कि भाई ये तुम्हारे अगेंस्ट है, तैयार हो जाओ। अब ऐसे ही उसको चार्जेस भी क्लियरली पता होने चाहिए कि किस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, तब तो वो प्रॉपरली अपना डिफेंस दे पाएगा। अगर कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी गलती क्या है, तो वो गरीब क्या अपना डिफेंस करेगा। जैसे एक हस्बैंड के साथ जो होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी वाइफ को समस्या क्या है, तो ऐसे में वो हस्बैंड गरीब क्या ही सॉल्यूशन करेगा, क्या ही अपने आप को डिफेंड या जस्टिफाई करेगा। पहले पता तो हो भाई कि समस्या क्या है। अब कोर्ट वाइफ तो है नहीं जो बताएगी नहीं, कोर्ट तो कोर्ट है, इसलिए वो बहुत तरीके से समझाता है कि क्या समस्या, आपने क्या गुनाह किया है जिसके लिए आपको यहाँ लाया गया और जिसके लिए आपके ऊपर ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जिसमें आपको अपना डिफेंस प्रेजेंट करना है। ये पूरा पर्पस है चार्जेस को फ्रेम करने का और उन्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का कि जिसके अगेंस्ट आप प्रोसीड कर रहे हैं उस गरीब को पता तो हो कि उसने करा क्या है। That's what this chapter is all about. अब देखिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर, जैसा आप देख पा रहे हैं 211 के ऊपर लिखा है ए पार्ट फॉर्म ऑफ चार्जेस। उसके बाद बी पार्ट आप देखिए 218 के ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस, कब चार्जेस को ज्वाइन किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए आगे, ठीक है, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड फिर सारे प्रोविजन है। तो अब ये पहला जो है ये फॉर्म ऑफ चार्ज है। फॉर्म ऑफ चार्ज में बेसिक चीजें आएंगी, क्या कंटेंट होता है, क्या किस तरीके से चार्जेस फ्रेम करने, तो बहुत सिंपल है, 211 पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सेक्शन नंबर ध्यान रखिएगा, बस सेक्शन नंबर का क्वेश्चन आता है, कंटेंट ऑफ चार्ज किस सेक्शन में दिया है। तो ऑब्वियसली बात है चार्ज में क्या होगा भाई, देखिए अगर किसी ऑफेंस में उस पर्टिकुलर एक्ट की कोई नाम दिया, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को कोई नाम दिया गया हो, तो आप उस नाम से चार्जेस फ्रेम करेंगे। भाई चार्जेस फ्रेम कौन करता है, कोर्ट ही करता है चार्जेस फ्रेम, और फिर वो पढ़ के बताए जाते हैं अक्यूज को। अभी जो अपन आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, जो अपन ट्रायल पे जाएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि चार्जेस फ्रेम करे जाते हैं और चार्जेस फ्रेम करने के बाद उस अक्यूज से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दीज चार्जेस। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो देयर में बी कन्विक्शन, और नहीं तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीआरपीसी का, क्योंकि उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस चीज के अगेंस्ट उसको अपने आप को डिफेंड करना है। तो कंटेंट ऑफ चार्जेस जो 211 है उसमें बस ये बताया कि अगर मान लीजिए जिस भी एक्ट के अंडर उसने ऑफेंस करा है, मान लीजिए आईपीसी में ऑफेंस करा है, तो अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कोई नाम दिया गया तो वो नाम आपको लिखना है चार्ज में। जैसे मान लीजिए थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर, इस तरीके का अगर कोई ऑफेंस है तो वो नाम लिखिए, वो सेक्शन लिखना है, उसमें किस लॉ के तहत है उस लॉ का नाम लिखना है। यू हैव बीन चार्ज फॉर थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 और 379 अंडर इंडियन पिनल कोड। इस तरीके से वो पूरा फ्रेम होगा। ये कंटेंट के बारे में बताया, ज्यादा प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। 211 में कंटेंट है। 212 बात करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फिर आपको चार्जेस में यह भी बताना पड़ेगा किसके अगेंस्ट आपने ऑफेंस कमिट किया, किस जगह पे करा, कितने बजे करा, ये सारी बातें आप 212 में बताएंगे, किस टाइम पे आपने कमिट किया। क्योंकि भाई बेसिक पर्पस क्या है, उस गरीब को जिसको पुलिस अक्यूज बना के लाई है, पकड़ के लाए हैं, उसको बताना है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर्ली उसके समझ में आना चाहिए, तब तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। इसीलिए ऑफेंस का नाम आपने लिखा, सेक्शन वेक्शन कोट कर दिया, सब बताइए कहां आपने ऑफेंस कमिट किया, किसके अगेंस्ट किया, ये सारी डिटेलिंग उसमें होनी चाहिए। 213 कहता है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब आपने ऑफेंस का नाम बता दिया, किसके अगेंस्ट कमिट किया वो बता दिया, किस जगह पे किया वो भी बता दिया, बट कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें मैनर भी बताना पड़ेगा कि आपने, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर चार्जेस लगे चीटिंग के, अब चीटिंग वो कैसे हुई, कहां आपने बंदे को डिसीव किया है, कहां ये एलिगेशन है कि आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी है जिससे डिसेप्शन कॉज हुआ है, वो समझाना भी पड़ेगा, मैनर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ ऑफेंस अगर ऐसा है तो उसमें मैनर भी लिखा जाएगा चार्ज में। बेसिकली आप ये बात समझिए, हर वो चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए चार्ज में जो जरूरी है किसी भी व्यक्ति को ये समझने के लिए कि उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस लगे हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड ऑल दिस। 214 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज की बात करता है कि जो वर्ड यूज हो रहा है उसको उस कंटेक्स्ट में, जो उस लॉ में दिया है उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स आप यूज करिए। बेसिक पर्पस समझ लीजिए इन सब का। तो 211 से 214 तक का बेसिक पर्पस ये है, इस तरीके से आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं कि उस अक्यूज को समझ में आए कि किस लिए उसे यहाँ लाया गया है। चार्ज होता क्या है अगर इसमें जाया जाए तो डेफिनेशन वाले चैप्टर में
चार्ज तो डिफाइन किया गया है, लेकिन बहुत ही अतरंगी तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए जरा चार्ज की आप डेफिनेशन, चार्ज की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको जरा एक बार देखिए। चार्ज होता क्या है वैसे? सारा एलिगेशन। चार्ज है क्या? एलिगेशन की डिटेलिंग है चार्ज, कि आपको किस ऑफेंस के लिए आपके अगेंस्ट ये पूरी कार्रवाई चलाई जा रही है, इससे रिलेटेड है हमारा पूरा का पूरा चार्ज। ठीक, लेकिन चार्ज की जो डेफिनेशन है वो बहुत प्रॉपर दी नहीं है। यहां पे चार्ज की डेफिनेशन बहुत ब्रीफ में बता दी गई है, जो बहुत काम की नहीं है। 2F देखिए जरा, चार्ज को जो डिफाइन करता है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। चार्ज का मतलब होगा कि जब एक से ज्यादा हेड्स हैं चार्ज में, तो जो भी हेडिंग दी गई है वो चार्ज माना जाएगा। एक से ज्यादा हेड्स कब होते हैं? जब आपने 2-3 ऑफेंस कमिट किए अलग अलग एक ही ट्रांजैक्शन में। जैसे आप एक व्यक्ति के घर गए चोरी करने, आप चोरी करने गए रात के 9 बजे। जब आप चोरी करने उसके घर गए, ताला लगा हुआ था, आपने ताला तोड़ा, फिर आप अंदर घुसे, फिर वहां से आपने सामान उठाया और लेके आप भाग गए। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से ऑफेंस करे आपने? एज पर BNS, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करा सबसे पहले, ताला तोड़ा आपने रात के समय घर का, तो ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। उसके बाद आपने थेफ्ट कमिट किया, तो 2 अलग अलग चार्जेस लगेंगे, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी लगेगा और थेफ्ट। ये मोर देन वन हेड हो गया। ये क्या हो गया? मोर देन वन हेड। तो इसकी जो कॉमन हेडिंग होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। बस ये बता रहा है 2F, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि चार्ज होता क्या है। ठीक, तो यहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो चार्ज चैप्टर है पूरा, वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ज में क्या क्या होना चाहिए। तो जरा उस पे आ जाइए, चैप्टर पे, चार्ज। सेक्शन 234 देखिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 18 चार्ज की बात करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट कहता है फॉर्म ऑफ चार्जेस। फॉर्म ऑफ चार्जेस मतलब कैसे फ्रेम होंगे, क्या फॉर्म होगा चार्ज का, वो। और इसके बाद आप देखिए आगे एक बी हेडिंग है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। 241 के ऊपर, 241 के ऊपर एक और सब हेडिंग लिखी है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस मतलब अलग अलग चार्जेस को कब ज्वाइन करके सेम ट्रायल चला दी जाएगी, ये बात कर रहे हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस में। ठीक, अब जरा 234 देखिए पहले, फिर इसके बेसिक के बारे में और चीजें मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा देख लेते हैं फॉर्म ऑफ चार्ज क्या है। 234 बता रहा है कंटेंट ऑफ चार्ज, चार्ज में क्या क्या कंटेंट होगा, क्या लिखना है आपको चार्ज में, वो बता रहा है। देखिए, एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। किस ऑफेंस के साथ चार्ज किया जा रहा है वो बताया जाएगा। इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है चार्ज को, तो वो नाम, जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, तो वो नाम लिखेंगे। कई जगह ऐसा भी आपको मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में, आईपीसी में भी, जहां स्पेसिफिक नाम नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्शन है ऑफेंस का, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम नहीं। ऐसे केसेस में आपको डेफिनेशन का उतना पार्ट लिखना है जिससे पता चल जाए कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। The offense may be described in the charge by the name only. Third, देखिए, if the law which creates the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter which he is charged. Specific नाम नहीं है, तो definition का उतना पोर्शन लिखना है जिससे अक्यूज समझ पाए कि किस ऑफेंस के लिए इसको चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग का पूरा पर्पस क्या है? अक्यूज को ये बात समझ आ जाए बहुत अच्छे से कि भाई
किस ऑफेंस के लिए उसे चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे वो अपना डिफेंस तैयार करेगा। फोर्थ देखिए, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। किस लॉ के तहत आपको चार्ज किया जा रहा है वो भी लिखा जाएगा, और सेक्शन नंबर है तो वो सेक्शन नंबर भी कोट किया जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा किया जाता है? पनिशमेंट वाला। ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं, पनिशमेंट। फिफ्थ देखिए, the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charge was fulfilled in the particular case। अगर हमने पर्टिकुलर किसी चार्ज में एक पर्टिकुलर ऑफेंस का नाम लिख दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपने उस ऑफेंस के सारे एसेंशियल फुलफिल करे हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस होता क्या है कि जब चार्ज बनाए जाते हैं तो क्लियरली वहां ये भी चार्ज में दिखाया जाता है कि कैसे आपने उस ऑफेंस के एसेंशियल फुलफिल करे हैं। दो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर सिर्फ नाम मेंशन है तो ये मान लिया जाएगा कि उस ऑफेंस के जो, जैसे मान लीजिए थेफ्ट लिखा है दैट यू हैव बीन चार्ज फॉर थेफ्ट ऑन दिस डेट एंड एट दिस लोकेशन, तो ये मान लिया जाएगा कि थेफ्ट के जो एसेंशियल है वो आपने फुलफिल करे। क्या एसेंशियल है थेफ्ट के? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी आपने मूव करी है किसी की पोजेशन से बिना उसके कंसेंट के, ये सब मान लिया जाएगा कि ये सब आपने किया है। लेकिन अच्छी चार्ज फ्रेमिंग वो होती है जिसमें आप ये बातें फैक्ट से कोरिलेट करके बताएं। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको एक दो चीजें इससे रिलेटेड बताऊंगा कि कैसे ये करा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें चार्जेस लिखे जाएंगे। If the accused having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date, and place of the previous conviction shall be stated in the charge. And if such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed। अब देखिए, ट्रायल के प्रोसीजर के दौरान भी हमने ये प्रोविजन पढ़ा था क्या, कि सेंटेंस पे जब हियरिंग हो रही है उधर पे एक चीज ये भी आएगी कि प्रीवियस कन्विक्शन है क्या, क्योंकि अगर प्रीवियसली भी व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है तो ही मे बी लायबल फॉर इनहैंस्ड पनिशमेंट। ये संभावना है कि वो लायबल हो जाए किस चीज के लिए? इनहैंस्ड पनिशमेंट या मोर सीवियर ऑफेंस के लिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे पनिशमेंट ज्यादा है। उसमें क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन को ये बताना होगा कि भैया प्रीवियस कन्विक्शन है, और अगर इस बात का रिबटल करता है अक्यूज्ड तो प्रोसिक्यूशन को एविडेंसेस देने पड़ेंगे। ये एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन कब देगा? सिर्फ उस केस में जहां कन्विक्शन हुआ, अदरवाइज प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट नहीं होगा। इस बात के एविडेंस पूरी ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन कहीं नहीं देगा कि यह व्यक्ति पहले भी कन्विक्ट हुआ है। इस चीज के एविडेंसेस ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन नहीं देगा कि यह व्यक्ति पहले कन्विक्ट हुआ है। यह बात आपको ज्यादा कहां से समझ में आएगी? इंडियन एविडेंस एक्ट। बैड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता, कब नहीं, वो सारी बातें। तो अक्यूज का बैड कैरेक्टर जनरली रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आपको ट्रायल के दौरान ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले भी कन्विक्ट हुआ है। हां, अगर ये अभी कन्विक्ट हो गया इस वाली ट्रायल में और फिर बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड कन्विक्शन ही इज एंटाइटल्ड फॉर इनहैंस्ड पनिशमेंट, तब आप ये बात बताएंगे कि साहब पहले भी कन्विक्ट हुआ। और जब आप ये बात बताएंगे कि पहले भी कन्विक्ट हुआ तो चार्जेस बदलेंगे, वहां पे कोर्ट ऑल्टर कर देगा चार्जेस कि अब आप दूसरे सेक्शन में लायबल होगा इनहैंस्ड पनिशमेंट के लिए, क्योंकि अब आपने दूसरी बार आप कन्विक्ट हुए हैं तो अब आपको सीवियर पनिशमेंट और दिया जाएगा। तो वहां ये ऑल्टरेशन करके फिर, और अगर इस पे अक्यूज्ड रिबटल करता है, अगर अक्यूज कहता है साहब ऐसा नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन से एविडेंस मंगाए जाएंगे। क्या लाएगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस में? जजमेंट की कॉपी, साहब ये देखिए कन्विक्ट हो चुका है। और अगर प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने प्रीवियस कन्विक्शन, तो उसके बेसिस पे अब आप इनहैंस्ड पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे इन दी सब्सिक्वेंट ट्रायल। आई होप दैट्स क्लियर। यस, बस इसी बात को साथ बता रहा है कि ये चीजें भी होंगी और एंड बाद में आप चार्जेस को ऑल्टर भी करेंगे, क्योंकि इनिशियली ये बात नहीं होगी कि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड है। ये है आपका कंटेंट ऑफ चार्ज। चार्ज में ये सारी बातें होनी है। क्या क्या होना है? डिस्क्रिप्शन देना आपको प्रॉपर,
नाम बताना है आपको, ये सब कुछ आपको यहां देना है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए जरा, पर्टिकुलर्स as to टाइम, प्लेस एंड पर्सन। 235 The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offense and the person if any against whom or the thing if any in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. आपको चार्ज में सिर्फ ये नहीं बताना है कि आप थेफ्ट के लिए भारतीय न्याय संहिता के इस सेक्शन में आप चार्ज किए जा रहे हैं, आपको यह भी बताना है इस समय इस जगह इतने बजे आपने ये किया है, इसलिए आप थेफ्ट के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। विक्टिम है, चीज है कोई जो आपने चुराई है, वो मेंशन करना है। बेसिक पर्पस समझ लो चार्ज का क्या है। अक्यूज्ड को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस केस के लिए उसे, किस इंसिडेंट्स के लिए उसे चार्ज किया जा रहा है, सो दैट वो प्रॉपरली अपना डिफेंस अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए चार्ज में लिखा है कि 9 बजे आप उसके घर में घुसे तो, या 6 बजे आपने मर्डर किया, तो आप अपना डिफेंस कैसे तैयार करेंगे? आप मेरे पास आएंगे कि सर से सीसीटीवी की फुटेज मिलेगी कि हम तो यहां बैठे थे 6 बजे, क्योंकि चार्ज में क्लियर लिखा रहेगा ना कि शाम के 6 बजे 29 जनवरी को आप इंदौर की इस जगह जहां मर्डर हुआ वहां मौजूद थे। ये प्रोसिक्यूशन का कहना है। वहां पे आपने जाके मर्डर किया, ये प्रोसिक्यूशन का कहना है। तो आप अपना डिफेंस कैसे तैयार करोगे कि साहब उस समय तो हम क्लास में बैठे? यही तो होगा डिफेंस। इसीलिए चार्ज इतना सफिशिएंटली फ्रेम्ड होना चाहिए सो दैट द अक्यूज्ड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने एविडेंसेस प्रॉपरली वो जुटा पाए। ये पर्पस ही है चार्ज का। इसीलिए पढ़ के सुनाए जाते हैं चार्जेस ट्रायल के प्रोसीजर में, देखा था ना, द चार्जेस विल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही विल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी फॉर द ऑफेंस और नॉट। ये क्यों कर रहे हो आप? इसलिए ताकि उसको बहुत अच्छे से समझ में आए, और समझ में आएगा तब तो वो डिफेंस करेगा अपना। सो टाइम वाइम सब बताया जाएगा, प्लेस टाइम ये चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। विक्टिम है कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसका नाम, कोई चीज, वो सब बताया जाएगा। आगे देखिए, व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन। इस सबसेक्शन को समझने के लिए आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन की समझ होनी चाहिए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन थेफ्ट से अलग है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कब होता है? जब चीज किसी की पोजेशन में ना हो। अगर कोई वस्तु किसी की पोजेशन में है और आप उसको उठा के ले गए, तब तो आपने थेफ्ट कमिट किया है। यस। जब वो चीज किसी की पोजेशन में नहीं है, तब आपने क्या किया? मिसअप्रोप्रिएशन। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा भोपाल से आपके साथ, आप दोनों उस ट्रेन में जा रहे थे, आपको दिल्ली तक जाना था, उसे ग्वालियर तक जाना था। दोनों भोपाल से चढ़े ट्रेन में, वो ग्वालियर में उतर गया, उसका मोबाइल फोन छूट गया वहीं पे उसकी जगह पे। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, अब उसने स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया कि साहब वो फोन छूट गया, देख लेना। दिल्ली पहुंचे तो फोन गायब। आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के। अब ग्वालियर से दिल्ली के बीच कब और कहां फोन गायब हुआ पता नहीं, कैसे पता चलेगा? पता नहीं। ऐसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी जो आपको मुझे वापस करनी थी, आपने वापस नहीं करी, गायब कर दी। आप मेरे से किताब ले गए पढ़ने के लिए, आपने कहा सर अभी सेमेस्टर के एग्जाम है, उसके बाद दे देंगे आपको, 20 जनवरी तक हमारी परीक्षा खत्म हो जाएगी, 20 जनवरी को हम आपको दे देंगे बुक ला के। 20 जनवरी को आपने बुक नहीं दी। अब मुझे नहीं पता आपने 12 को गायब करी, 11 को बेच दी आपने ले जाके, मुझे नहीं पता किस दिन बेची आपने, कैसे पता चला? मेरे को तो 20 को जब नहीं मिली तब मेरे को पता चलेगा ना कि मेरे साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है, कि आपने मेरी बुक गायब कर दी है वापस करने की जगह। तो उसमें एग्जैक्टली पता नहीं होता। ऐसे में चार्जेस में क्या मेंशन करना है वो देखिए, पर्पस समझ लीजिए चार का, तो सब क्लियर है। हमको बेसिकली अक्यूज्ड को ये समझा देना है कि इस इंसिडेंस की बात चल रही है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से चार्ज फ्रेमिंग होनी है। सो देखिए सेकंड, when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum, or as the case may be, describe the movable property in respect of which the offense is alleged to have been committed and the dates between which the offense is alleged to have been committed. Dates between which, क्योंकि मेरे को नहीं पता, 20 को आपने बोला था 20 जनवरी को किताब वापस करोगे, लेके कब गए थे? 29 दिसंबर को। अब इस बीच आपने कब वो बेच दी, मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट आपने कब वो डिस्पोज ऑफ कर दी, मेरे को थोड़ी पता है।
तो ऐसे में क्या लिखा जाएगा, 29 तारीख से 20 जनवरी के बीच आपने किताब गायब करी है, ये लिखा जाएगा। ठीक, एक ब्रैकेट दे दिया जाएगा बेसिकली। Without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offense within the meaning of section 242। तो जहां पे आपने ऐसे ब्रैकेट दिया वहां भी चार्ज माना जाएगा, क्योंकि इन ऑफेंसेस में क्लियर नहीं होता कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है। Provided that the time included between the first and last of such date shall not exceed 1 year। एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साल से ज्यादा ये टाइम नहीं होना चाहिए। आपको जो लिखना है, एक साल का फ्रेम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से अगले साल के बोला था कि अगले साल, तो जो जिस डेट पे मुझे मिलना था उसकी एक साल पहले के अंदर की कोई डेट, इस बीच ही आपने गायब करा है। क्योंकि यार बहुत पुराना अगर है तो हर जगह प्रॉब्लम होगी, इन्वेस्टिगेशन में, हर चीज में, मतलब, और रिकॉल करने में भी। हमारा पूरा पर्पस क्या है, अक्यूज्ड को ये बात समझाना कि कौन से इंसिडेंट्स की बात चल रही है। अभी आप आगे भी देखेंगे एरर अगर हो गया है चार्ज फ्रेमिंग में तो उसका क्या इंपैक्ट है। तो उसके लिए यहां प्रावधान कहता है 238 कि अगर चार्ज फ्रेमिंग में कोई मटेरियल डिफेक्ट हुआ है तो प्रोसीडिंग सेट असाइड हो जाएगी। कोई मटेरियल डिफेक्ट होता क्या है उसको समझेंगे। मटेरियल डिफेक्ट ये होता है कि जिससे बंदा कंफ्यूज हो गया ऑक्यूज कौन से ऑफेंस की बात चल रही है, वही होता है मटेरियल डिफेक्ट, जिससे कंफ्यूजन हो जाए, क्लैरिटी ना रहे। बाकी सारे डिफेक्ट नॉर्मल है। 236 देखिए, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। कब आपको मैनर बताना है, तो देखिए अगर थेफ्ट आपने कमिट किया तो हम ये बता देंगे भैया आप इतने बजे इस समय इसके घर में गए, ये सामान उठा के भागे, इसलिए आपने थेफ्ट कमिट किया। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती। क्या क्लैरिटी नहीं मिलती कि इतनी सी बात से कि थेफ्ट कमिट हो गया, थेफ्ट तो बहुत क्लियर है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती, जिससे आराम से समझ में नहीं आता कि ऑफेंस हुआ कैसे। जैसे चीटिंग, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको चीट किया है, मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगे चीटिंग के ऑफेंस, तो चीटिंग का तो मैनर बताना पड़ेगा ना। हाउ डिड आई चीट यू? आप कह रहे हैं साहब आपने पैसे लिए, आपने बोला था इतना पढ़ाएंगे, आपने उतना नहीं पढ़ाया, तब तो मेरे को पता चलेगा कि चीटिंग करी मैंने। थेफ्ट तो सिंपल है, मर्डर तो सिंपल है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जहां एक्सप्लेनेशन चाहिए। चीटिंग कैसे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे? तो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं जहां मैनर स्पेसिफाई करना जरूरी है, वहां मैनर किया जाएगा। ये बात बता रहा है आपको 236। देखिए, व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड in section 234 and 35 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged। ऊपर जो हमने बात करी कि नाम वाम सब बता दिया, प्लेस बता दी, फिर भी क्लैरिटी नहीं आई। ऐसी जगह पे क्या जरूरत है, मैनर बताने की। मैनर मतलब कैसे आपने ऑफेंस कमिट किया है। The charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose। अब देखिए इलस्ट्रेशन देखिए, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। A is accused of theft of a certain article at a certain time and place। आपके ऊपर एलिगेशन लगा है कि आप यहां ऑफिस में आए थे 25 दिसंबर को, जब ऑफिस बंद था। 25 दिसंबर को आप ऑफिस में आए दोपहर के 3 बजे, खिड़की से आप लैपटॉप निकाल के ले गए। इतने में समझ आ जाएगा थेफ्ट का ऑफेंस, इसमें मैनर बताने की जरूरत नहीं, इतने बजे ये हुआ। आगे देखिए, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच थेफ्ट वाज इफेक्टेड। ये लिख दिया जाएगा कि आपने इतने बजे आके यहां से लैपटॉप उठा लिया। अब आप कैसे आए, सीडी चढ़े, वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस इंसिडेंट्स की बात चल रही है। लेकिन अगला इलस्ट्रेशन देखिए, A is accused of cheating B at a given time and place। अब एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया है कि मैंने आपको चीट किया है। लास्ट ईयर आपने डेट भी दे दी कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। भैया चीटिंग कैसे हुई, मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैंने आपको चीट किया? उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, मैनर। मैनर कैसे बताएंगे कि आपने ये फीस कोट करी थी, आपने ये ड्यूरेशन या इतने सब्जेक्ट बोले थे, आपने उतने नहीं पढ़ा के इतने पढ़ाए। जब इस तरीके से आप मैनर बताएंगे तब समझ आएगा कि कैसे वो ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। सी इलस्ट्रेशन देखिए, A is accused of giving false evidence at a given time and place। The charge must set out the portion of the evidence given by A which is alleged to be false। एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिए। अब भैया उसने तो लंबी चौड़ी टेस्टिमनी दी है, 50 फैक्ट बताएं उसने, 20 फैक्ट बताएं। आप कह रहे हैं कि फॉल्स एविडेंस दिया, तो आपको चार्ज में स्पेसिफिक वो पोर्शन बताना पड़ेगा जिससे आप कह रहे हैं फॉल्स है। पूरी टेस्टिमनी हो सकता है नहीं है ना,
कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स आपने झूठ बोले हैं उसमें, तो आपको वो पर्टिकुलर बात मेंशन करनी पड़ेगी, ये जो तुमने बोला है दैट वाज अ फॉल्स एविडेंस। डी देखिए, A is accused of obstructing B, a public servant, in the discharge of his public functions at a given time and place. क्या एलिगेशन है? पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से रोकना। अब यहां पे भी चीटिंग की तरह मैनर बताना पड़ेगा, कैसे रोका मैंने पब्लिक सर्वेंट को? The charge must set out the manner in which A obstructed B in the discharge of his function. तो आपको मैनर बताना पड़ेगा, कैसे आपने उसको ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका है। E देखिए, A is accused of the murder of B at a given time and place. The charge need not set the manner in which A murdered B. F देखिए, A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charge and the law infringed. अगर आपके ऊपर यह एलिगेशन है कि आपने लॉ का वायलेशन किया है, डिसोबीडियंस किया है, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया था, उसका कैसे वो डिसोबीडियंस हुआ आपको ये बताना पड़ेगा। चीटिंग अगर हुई है तो आपको मैनर बताना पड़ेगा, कैसे वो चीटिंग। मर्डर, थेफ्ट, इनमें जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि आपने प्लेस बता दी, इंसिडेंट्स बता दिया, चीज बता दी जिसके साथ वो हुआ है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जहां इतने से काम नहीं चलता है, वहां पे क्या करना पड़ता है? मैनर एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट 236 सेज। 237 देखिए, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज punishable. In every charge, words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense addressed to them, respectively, by the law under which such offense is punishable. चार्ज में आप जो भी टर्म यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका वही मीनिंग लिया जाएगा जो लॉ के प्रोविजन में है। जैसे डिसऑनेस्ट लिखा अगर चार्ज में कि आपने डिसऑनेस्टली ये प्रॉपर्टी मूव करी, तो डिसऑनेस्टली का वही मीनिंग ड्रॉ किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस चार्ज, जो थेफ्ट की डेफिनेशन में लिया जाता है अंडर आईपीसी और बीएनएस, वो ही मीनिंग ड्रॉ किया जाएगा। इसके बाद 238 है इफेक्ट ऑफ एरर। इस पे अभी बाद में आते हैं कि एरर हुआ तो क्या, और एरर कहां से मटेरियल कब हो जाएगा? वो एरर मटेरियल तब हो जाएगा जब अक्यूज्ड मिसलीड हो गया, उसके समझ ही नहीं आया कौन से इंसिडेंट्स की बात चल रही। क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान से ये पूरा प्रोविजंस देखे तो आपके समझ आएगा पूरा पर्पस क्या है, अक्यूज्ड को ये बताना कि भैया कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रहे, किस दिन कहां क्या तूने किया, वही तो समझाना चाह रहे हैं अपन इसके थ्रू, इन चार्जेस के थ्रू हम उसको यही तो समझाना चाह रहे हैं कहां कब और क्या तूने किया जिसके लिए तेरे ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें करनी होती हैं। अब जरा एक दो सैंपल देखिए कि किस तरीके से चार्ज फ्रेम होते हैं। वहां पे जो कोर्ट है वो अपनी आइडेंटिटी भी बताता है, मैजिस्ट्रेट कौन है वो भी बताता है, ये भी बताता है कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्राई करने का। नहीं तो आप क्यों चार्ज फ्रेम कर रहे हैं? क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग कौन सी स्टेज है? ट्रायल चालू हो रही है चार्ज फ्रेमिंग से। चार्ज फ्रेमिंग से क्या हो रहा है? ट्रायल, ये ट्रांजिशन स्टेज है भाई। इसके पहले प्ली ऑफ गिल्ट तक इंक्वायरी थी। अगर प्ली ऑफ गिल्ट तक जो है वो आपकी इंक्वायरी है, अगर प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पे कन्विक्शन होता है तब ट्रायल चालू हो रही है, या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो रहा है तो ट्रायल चालू हो रही है। अदरवाइज प्ली ऑफ गिल्ट तक तो प्ली ऑफ गिल्ट तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद है। डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज अगर हो गया है तो वो इंक्वायरी की स्टेज पे डिस्चार्ज हो गया आपका, ट्रायल तो चालू हुई ही नहीं। क्योंकि इसके पहले वाला जो डिस्चार्ज है वो अगर मिल गया आपको तो वो तो इंक्वायरी स्टेज पे मिल गया। अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम हुए, तब एग्जैक्टली आपकी जो ट्रायल है वो स्टार्ट होगी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद, प्ली ऑफ गिल्ट जब पूछा जाएगा वहां से। सो देखिए, ये जो फॉर्मेट ऑफ चार्ज है, चार्ज विद वन हेड मतलब एक ही सिंगल ऑफेंस जब आपने कमिट किया, और एक मल्टीपल वाला भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से लिखा जाता है। आई अपना नाम लिखता है, कौन? मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेमिंग कर रहा है वो अपना नाम लिखता है, आई ABC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड, व्हाटएवर इट इज, जगह का नाम, कौन सा कोर्ट है। हियर बाय चार्ज यू, अक्यूज्ड का नाम, पिताजी का नाम एज फॉलोज। वो आपने मूवीज में सुना होगा ना, ये वल्द मतलब पिताजी आपके कौन है वो लिख के, और ये आपको इसके लिए चार्ज किया जाता, ये है वो। एज फॉलोज में चार्ज में क्या है देखिए, दैट यू ऑन, डेट लिखी जाएगी, इस दिन, एट अबाउट समय, प्लेस
mention the essential ingredient of the offense with which the accused is charged. Essential ingredient लिखेंगे that the mens rea and actus rea is given in that particular section, कि कैसे आपने ये किया, इतने बजे इस जगह आप गए और वहां आपने ये कृत्य किया, वो इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है आपको जिससे ऑफेंस के एसेंशियल पता चले, इस तरीके से। एंड देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है बीएनएस का, अब वो आ जाएगा सेक्शन, write the full form and not the abbreviation version of BNS and which is within the cognizance of this code। मतलब जब आप लिखेंगे तो सब कुछ आप प्रॉपर लिखिए, है ना। और ये भी लिखेंगे and which is within the cognizance of this code, कि ये cognizance लेने के लायक ये कोड है, competent है। And I hereby direct that you accused be tried by this court for the above framed charges, sign seal हो जाएंगे, date place लिख दी जाएगी। That's how charge framing is done। क्या बताया आपने, पर्टिकुलर्स बताए, समय, सब कुछ आपने बताया। जैसे ये देखिए 305 ऑफ बीएनएस, क्या है 305 ऑफ बीएनएस, 380 आईपीसी का, आईपीसी का 380 क्या था, 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, 378 डिफाइन करता था, 379 थेफ्ट का पनिशमेंट, 380 ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट, ये ड्वेलिंग हाउस का थेफ्ट है। कैसे बनेगा चार्ज, दैट ऑन द डेट टाइम प्लेस यू अक्यूज डिसऑनेस्टली मूव द लैपटॉप, क्या अभी फॉर्मेट में क्या पढ़ा था, एसेंशियल्स आने चाहिए, इस तरीके से फ्रेम होना है चार्ज। इसलिए क्या आ रहा है, डिसऑनेस्टली मूव द लैपटॉप आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द कंप्लेनेंट फ्रॉम हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट। आ गए पूरे थेफ्ट के एलिमेंट, आपने पोजेशन से मूव किया है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट कंसेंट, एंड देयरबाय कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ऑफेंस का नाम अगर कोई दिया है, पढ़ा था ना सेक्शन में, वो नाम आएगा, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, पनिशेबल अंडर सेक्शन 305 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड। दैट्स हाउ द चार्जेस विल बी फ्रेम्ड। हर ऑफेंस का इसी तरीके से होता है। मर्डर की बात होगी तो आपने गोली चलाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, पहला एसेंशियल यही है, आपके एक्ट से मौत होनी चाहिए, गोली चलाई, और साथ में लिखा जाएगा आपने गोली चलाई उसे जान से मारने के इंटेंशन से गोली चलाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सारे एसेंशियल फुलफिल हो गए। मर्डर का यही एसेंशियल है, आपके एक्ट से डेथ होनी चाहिए और इंटेंशन जान लेने का होना चाहिए। यस, इस तरीके से चार्ज फ्रेमिंग करी जाती है। वही सारी चीजें हैं जो यहां लिखी हैं। सेक्शन भी आ रहा है, लॉ का नाम भी आ रहा है, और आप उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स भी बता रहे हैं, समय, सब कुछ। और अगर अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड है, सॉरी विक्टिम आइडेंटिफाइड है, तो वो भी लिखिए। जैसे आपने प्रॉपर्टी इसमें बता दी ना, लैपटॉप पढ़ा था ना इधर, या तो वो चीज या पर्सन आइडेंटिफाइड है, तो इसलिए लिख दिया क्या, लैपटॉप चुराया, क्लियर बता दिया, ये चुराया आपने। इस तरीके से चार्जेस फ्रेम करे जाएंगे। आई होप यू गेटिंग दिस। आ रहा समझ में भाई? ये जो यहां लिखा हुआ था अभी 234, 235, 236, सेम उसी का इंप्लीमेंटेशन। अब ऐसा ही मल्टीपल हेड्स के चार्जेस भी होते हैं, जहां दो एक चीजें, ये देखिए, चार्ज विद 2 और मोर हेड्स। इसमें क्या है, सेम, पहले तो जज साहब अपना नाम लिखेंगे, ये हियर बाय चार्ज यू, नाम अपना, पिताजी का नाम एज फॉलोज। फर्स्टली, अब इसमें मल्टीपल है, फर्स्टली दैट यू ऑन दिस डेट एट अबाउट टाइम एंड प्लेस, एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख दो उसके, इस चार्ज और मेंस रिएक्ट। इसमें जैसे मान लीजिए ड्वेलिंग हाउस में आप गए, तो पहले समय और वो सब बताया जाएगा कि इस जगह आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप रात के 9 बजे किसी के घर में गए, ताला तोड़ा और फिर चोरी करी, तो चोरी करने के इंटेंशन से ताला तोड़ के अंदर गए, पहले आपने क्या कर दिया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो पहले आपके ऊपर चार्ज लगेगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का, उसका रिस्पेक्टिव सेक्शन नंबर और उसके एसेंशियल। कैसे कि रात के 9 बजे आप चोरी करने के इंटेंशन से ताला तोड़ के उसके घर में घुसे, इससे सारे एसेंशियल आपके आ गए। ठीक, ऐसे आप पहला बनाएंगे। फिर दूसरा क्या बनेगा, थेफ्ट का बनेगा, दैट यू ऑन दिस टाइम लैपटॉप लेके भागे, सेकंड आ जाएगा इधर। तो इधर कौन सा चार्ज बनेगा, थेफ्ट का, 380 या 305 भारतीय न्याय संहिता का, कि आपने ड्वेलिंग हाउस में से लैपटॉप चुराया रात के 9 बजे। आई होप यू गेटिंग दिस। इस तरीके से जब मल्टीपल चार्जेस बनते हैं सेम ट्रांजैक्शन में, वो ऐसे बनाए जाते हैं, बस फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ऐसे करके मल्टीपल बन सकते हैं। आई होप दैट्स क्लियर।
लड़ाई दंगे, मतलब आप जब जजमेंट राइटिंग करेंगे ना तो उसमें जो फैक्ट्स दिए थे, कभी ऐसा नहीं होता कि एक ऑफेंस हो रहा है, एक हो तो ही नहीं सकता। मारपीट हुई है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है, तो ग्रीवियस हर्ट में भी पहले क्या होता है, धमकी देते हैं, सीधे जाके ऐसा थोड़ी तो गए और सीधे मारना चालू, पहले थोड़ा वर्बल एक्सचेंज भी तो होता है, गालियां दी आपने तो दैट इज सेपरेट ऑफेंस, धमकाया दैट इज सेपरेट ऑफेंस, कि जान ले लूंगा तेरी दैट इज सेपरेट ऑफेंस, और फिर सिर खोला आपने उसका, तो सारे अलग अलग चार्जेस बनेंगे ना आपके ऊपर, मल्टीपल चार्जेस बन गए, बस दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। इसी में आईपीसी का सेक्शन 34 जो था, बीएनएस में कौन सा है, कॉमन इंटेंशन, अभी कौन सा है 3 सबसेक्शन 4। चलिए साल तो खत्म हो गया है, लेकिन बीएनएस अभी याद नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिएगा कि अब आगे हो जाए। उसके चार्जेस भी अलग बनते हैं, उसमें यह बताया जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ, या अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो भी बन जाएगा कि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आप का ये इंटेंशन था और उस इंटेंशन के साथ आप इसके घर में घुसे, तो चार्जेस कैसे बन रहे हैं, 34 के साथ बन रहे हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ बन रहे हैं। ठीक इस तरीके से ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है। इसकी डिटेल तो तब पढ़ी जाएगी जब जजमेंट राइटिंग, और जजमेंट राइटिंग के लिए पूरा सीआरपीसी, पूरा एविडेंस और पूरा आईपीसी आना चाहिए, अदरवाइज बस की नहीं है, अदरवाइज नहीं होगा। बट अभी का जो बीएनएसएस का जितना पोर्शन रेलेवेंट है वो मेरे ख्याल आपके समझ आ गया कि क्या क्या इसमें मेंशन होना है चार्ज में। चार्ज का बेसिक पर्पस समझ लीजिए, पर्पस क्या है, अक्यूज्ड को इस बात से ज्ञात कराना है हमें कि भैया किस चीज के लिए तेरे को यहां खड़ा किया गया है, तभी वो डिफेंस अपना तैयार कर पाएगा। दैट इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड चार्ज फ्रेमिंग। आई होप दैट्स क्लियर।